नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 4। देखने के बाद ये सब चीज़ें आप उपन्यास में लिखेंगे? हाँ, फिर तो आपको ये भी जानना होगा कि जहाज पर कौन कर्मचारी क्या क्या काम करता है। हाँ, एक बात के अलावा बाकी बातें तो मैं पूरी कर सकता हूँ। कहाँ दिक्कत है? जहाज भीतर से दिखाना मेरे बस से बाहर है। क्यों? किसी बाहरी आदमी को बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज़ों के भीतर नहीं ले जाया जा सकता। जमाना बड़ा खराब है। क्या मालूम कोई बम रखकर जहाज को नुकसान पहुंचा दे। देवराज चौहान ने जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी हथेली में दबा दिया। यह क्या? रख लो, मैं यह नोट खर्चे में डालकर फर्रा प्रकाशक को दे दूंगा कि ये पैसे उपन्यास लिखने की भागदौड़ में खर्च हुए, तो वो हमें दे देता है। अब बताओ, जहाज को भीतर से देख सकता हूँ? देवराज चौहान मुस्कुराया। प्रकाशक आपको इस तरह के खर्चे देता है तो फिर शायद जहाज को देखा जा सकता है। वो मुस्कुराया। दिखाओ, नोट और मिल जाएंगे। आगे का काम मुंशी करेगा, वो जो कुर्सी पर बैठा है। आप यहीं रुकिए, मैं आपको एक ही लाइन में सारी बात समझा देता हूँ। आपकी बात समझने में 2 दिन लगा देगा। देवराज चौहान को वहीं खड़ा छोड़कर चौकीदार कुर्सी लगाए मुंशी के पास पहुंचा और कान में फूंक मारकर उल्टे पांव लौट आया। देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। जाइए साहब, जाकर मुंशी साहब से बात कर लीजिए। लेखकों को तो वो खास पसंद करते हैं। कहने के साथ ही उसने गेट खोला तो देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया और चंद कदमों के फासले पर टेबल कुर्सी पर बैठे 50 वर्षीय घिसे पिटे व्यक्ति के पास जा पहुंचा। उसने आंखों पर पड़े नजर के चश्मे को ठीक किया। लेखक हो? वो गोला मारने वाले ढंग में बोला। हाँ, किताबें लिखकर रोटी पानी का खर्चा निकाल लेते हो? कभी निकल आता है, कभी नहीं। कभी कभी का मतलब नहीं समझा। मुंशी ने चश्मा ठीक किया। समझने की जरूरत भी क्या है? जरूरत इसलिए है कि मेरी बीवी 2 महीनों से साड़ी की डिमांड कर रही है। तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं कि वो मुझे दो और बीवी के लिए साड़ी खरीद कर उसके सिर पर मार सकूं। साड़ी के साथ पेटीकोट भी खरीद लेना। क्या? वो जो साड़ी के नीचे पहनते हैं? देवराज चौहान ने उसे घूरा। समझदार हो, कहने के साथ वो उठा। मुझे सुसु आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा हो तो मेरे साथ आ जाओ। उधर खास कोना है जहां बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। कहने के साथ ही वो एक तरफ पड़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उसके पीछे चल पड़ा। समंदर से टकराकर आती हवा में नमी और महक थी। सच में लेखक हो या कोई और चक्कर है? वो एक खाली अलग जगह उसे ले जाकर ठिठका। और क्या चक्कर हो सकता है? वो तुम्हें पता होगा। और कोई चक्कर नहीं है, तुम अपनी बात करो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें गोदी दिखा सकता हूँ, गोदाम दिखा सकता हूँ। जहाज पर कौन कर्मचारी क्या करता है, किसके जिम में क्या काम होता है, वो बता सकता हूँ। कहोगे तो समंदर का छोटा सा चक्कर भी लगवा देता हूँ, बोट में। लेकिन किसी जहाज के भीतर नहीं ले जा सकता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारी बीवी की साड़ी कितने की आती है? देवराज चौहान ने पूछा। 3000 तो लगते ही। तुम पेटीकोट की बात कर रहे थे तो 3.5 लगा लो। इसके अलावा साड़ी के साथ साथ और जो भी कपड़े आते हैं उनकी कीमत लगाओ। लेकिन कीमत तो लगाओ। फिर तो 5000 का खर्चा बैठ जाएगा। उसने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने जेब से 10,000 की गड्डी निकाली, उसकी आंखों के सामने फुरेरी दी और उसे वापस जेब में रखकर जेब को थपथपाया। इसे वापस क्यों रखा? यह 10,000 मैं किसी और को दूंगा जो मुझे किसी जहाज के भीतर भी घुमा देगा। ये क्या कह रहे हो? फिर तो मेरी बीवी की साड़ी नहीं आएगी। मेरा काम करोगे तो साड़ी के साथ बाकी सामान भी आ जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। 10,000 दूंगा, क्योंकि उपन्यास लिखने के लिए जहाज को भीतर से देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं देख कर ही रहूँगा। तुम दिखाओ, नहीं तो कोई दूसरा दिखाता। दूसरे की बात मत करो, लाओ गड्डी मुझे दो। देवराज चौहान ने गड्डी निकालकर उसे दी, जो उसकी जेब में पहुंचकर गुम हो गई। सुनो, तुम्हारा काम मैं करा देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम मेरे रिश्तेदार हो और तुमने कभी भी भीतर से जहाज नहीं देखा। तुम्हारी जिद और रिश्ते की मजबूरी में तुम्हें जहाज दिखा रहा हूँ। कहीं बात हो
तो यही कहना, कहीं 10,000 के चक्कर में मेरी नौकरी मत लुढ़का देना। फिक्र मत करो, लेकिन मैं वही जहाज भीतर से देखूंगा जो मुझे बाहर से पसंद आएगा। जब तक जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े हैं तब तक वो अपना ही माल है, कोई भी देख लेना। तुम रुको, मैं अपनी जगह पर किसी और को फिट करके आता हूँ। वो मुंशी, जिसका नाम रघुवीर सिंह था, उसने देवराज चौहान को गोदाम दिखाया, उसके बाद डेक। देवराज चौहान वहां के माहौल को बारीकी से देख रहा था। सुनो, रघुवीर सिंह बोला, तुम्हारे उपन्यास की कहानी में लड़का बंदरगाह पर आता है या कहानी की हीरोइन? अभी यह तय करना बाकी है, देवराज चौहान ने कहा। तो अभी तय नहीं किया? कहानी तैयार नहीं की अभी? सब कुछ तैयार है, जहाज के भीतर नजर मारने के बाद बाकी बातें भी तय हो जाएंगी। देवराज चौहान ने कहने के पश्चात सिगरेट सुलगाई। तुम्हारा नाम क्या है? रोशन कुमार। रोशन कुमार? रघुवीर सिंह सोच भरे स्वर में कह उठा, शायद मैंने तुम्हारा नाम सुन रखा है। मेरा उपन्यास भी देखा होगा। हाँ हाँ, वो भी देखा है, याद आ गया, रघुवीर सिंह जैसे याद आ जाने वाले लहजे में कह उठा। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। जहाज पर चलें? हाँ हाँ चलो, आओ बंदरगाह के किनारे की तरफ चलते हैं, वहां से बोट ले लेंगे। वहीं से तुम्हें लंगर डाले खड़े कई जहाज नजर आ जाएंगे, जो कहोगे दिखा दूंगा। दोनों चल पड़े। कई रास्तों से गुजरते हुए 7-8 मिनट बाद वे दोनों बंदरगाह के किनारे पर पहुंचे। समंदर की सतह से टकराकर आती नमी से भरी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। पानी की खुशबू भी सांसों से टकराकर दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा रही थी। समंदर में जगह जगह जहाज लंगर डाले हुए थे। कुल मिलाकर वो 12 जहाज थे। कोई दूर खड़ा था तो कोई पास खड़ा था, पास किंतु पानी की गहराई में। जहाजों की तरफ से माल लादकर 2 बोटें आ रही थी, जबकि एक बोट में माल लादकर जहाज में भेजा जा रहा था। शायद वो जहाज अगले कुछ घंटों में रवाना होने वाला था। इधर आओ, रघुवीर सिंह देवराज चौहान को लेकर एक तरफ खड़ी नीले रंग की बोट के पास पहुंचा। तभी 40 बरस का कमीज पैजामा पहने एक व्यक्ति पास आया। कहाँ की तैयारी हो रही है रघुवीर? कुछ नहीं यार, रघुवीर लापरवाही से बोला। ये अपने रिश्तेदार हैं, दिल्ली से आए हैं। कहते हैं जहाज को भीतर से कभी नहीं देखा, वो दिखा दूं। तुम तो जानते ही हो कि अपने को क्या कमी है। बंदरगाह अपना है, पूरी चलती है। 30 बरस हो गए यहाँ पर मुंशीगिरी करते हुए, तरक्की नहीं मिली तो क्या हुआ? तेरी बोट खाली है? हाँ चल, मैं ले चलता हूँ, बोट चालक बोला। चल भाई रोशन कुमार, तेरे को जहाज दिखाता हूँ। अगले ही पलों में वो तीनों बोट पर थे। बोट चल पड़ी। कौन सा जहाज देखना है? रघुवीर सिंह बोला। बता, सब अपने हैं, क्यों गोपाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोट चालक ने फौरन सिर हिलाया। सारे जहाजों के पास से बोट निकालो, जो अच्छा लगेगा बता दूंगा। समझ गया गोपाल? बिल्कुल समझ गया। बोट समंदर की छाती पर दौड़ने लगी। देवराज चौहान दूर दूर लंगर डाले खड़े जहाजों को ध्यानपूर्वक देख रहा था कि तस्वीर में दिखाई देने वाला जहाज नंबर 302 कौन सा हो सकता है, परंतु इतनी दूर से कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। बोट चालक एक जहाज के पास पहुंचा। दूर से जहाज कोई खास बड़ा नहीं लग रहा था, परंतु पास पहुंचने पर जहाज की साइडें इतनी ऊंची थी कि गर्दन पूरी पीछे को करके ऊपर को देखना पड़ता था। और पास खड़ी मोटर बोट ऐसी लग रही थी जैसे वो छोटा सा कोई खिलौना हो। क्यों रोशन भाई, ये जहाज बढ़िया रहेगा, दिखाऊं भीतर से क्या? बोट से जहाज का चक्कर लो, देवराज चौहान बोला। हर जहाज के पास पहुंचकर ऐसा ही करना, बता दूंगा। ठीक है, चल भाई गोपाल। बोट ने जहाज का चक्कर लिया, लेकिन देवराज चौहान को कहीं भी 302 लिखा नजर नहीं आया। दूसरे जहाज पर पहुंचकर भी ऐसा ही किया। बोट जब तीसरे जहाज पर पहुंची तो देवराज चौहान की आंखों में सतर्कता के भाव आ गए। उस जहाज के ठीक सामने नीचे वाले डेक के नीचे 302 लिखा हुआ था। वो काफी विशाल जहाज था। करीब 6 मंजिलें और 3 बड़े बड़े डेक नजर आ रहे थे। जहाज के बाहरी हिस्से सिल्वर जैसी कोई मजबूत परत थी। जहाज के दोनों तरफ साइडों में मोटे मोटे अक्षरों में नीलगिरी लिखा था। मोटर बोट ने 302 का चक्कर लगाया। यह जहाज मुझे भीतर से दिखा दो, देवराज चौहान ने कहा। रघुवीर सिंह ने गोपाल को देखा। इस जहाज के भीतर कौन होगा? सफाई वाले होंगे,
सप्ताह पहले सिंगापुर से आया था और 3 दिन बाद फिर सिंगापुर जाएगा। गोपाल बोला। यह सरकारी जहाज है? देवराज चौहान ने जानबूझकर पूछा। नहीं, ये नीलगिरी शिपिंग कॉरपोरेशन का जहाज है। इस कंपनी के 4 बड़े बड़े जहाज हैं। ब्रूटा साहब मालिक हैं इस कंपनी के, बहुत बढ़िया आदमी हैं, रघुवीर सिंह ने जवाब दिया। गोपाल, बोट को सीढ़ी के साथ लगा जो नीचे लटक रही है, वहां से हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जहाज देखने में तो बहुत वक्त लगेगा। गोपाल बोट का रुख उधर मोड़ता हुआ बोला। ये बात तो है, कहते हुए रघुवीर सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मुझे पूरा जहाज देखना है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। रघुवीर सिंह गहरी सांस लेकर गोपाल से बोला। अब जितना भी वक्त लगे, रिश्तेदार को जहाज तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बिरादरी में जाकर कहता फिरेगा कि रघुवीर ने मेरी इज्जत नहीं की। तो 3 घंटे बाद लेने आ जाना हमें। पहुंच जाऊंगा। गोपाल ने बोट को लटकती सीढ़ी के पास रोक दिया। 3 घंटे बाद आना, कहने के साथ ही रघुवीर सिंह ने सीढ़ी पकड़ी और थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। देवराज चौहान ने भी सीढ़ी पकड़ी। वो 3.5 फीट चौड़ी थी। पांव रखने की पर्याप्त जगह थी। चढ़ने में कोई परेशानी नहीं थी। दोनों ऊपर चढ़ने लगे। नीचे गोपाल की जाती बोट की आवाज उनके कानों में पड़ती रही। उस सीढ़ी को चढ़कर देवराज चौहान और रघुवीर सिंह जहाज के नीचे वाले डेक पर पहुंच गए। दूर दूर तक समंदर नजर आ रहा था। धूप थी तो नम हवा भी मजेदार लग रही थी। डेक इतना लंबा चौड़ा था कि वहां क्रिकेट का मैच आसानी से खेला जा सकता था। जहाज की दीवार के साथ साथ दूर दूर तक लंबी गली जाती दिखाई दे रही थी। वहां सफाई करने वाले 2 कर्मचारी व्यस्त थे। देवराज चौहान की निगाह डेक की रेलिंग की तरफ गई, जहां अनीता गोस्वामी ने तस्वीर खिंचवाई थी, और रेलिंग की बाहरी तरफ सामने जहाज पर 302 लिखा था। तभी सामने से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता नजर आया। वो 40 बरस का, गठीले जिस्म का, ठीक ठाक सा दिखने वाला आदमी था। राजपाल, तू यहाँ? रघुवीर सिंह उसे देखते ही बोला। हाँ। राजपाल पास पहुंचा। नीलगिरी शिपिंग के सारे जहाजों की सफाई का ठेका मेरा ही है। कहने के साथ ही उसने देवराज चौहान के काली सफेद दाढ़ी वाले चेहरे पर निगाह मारी। फिर रघुवीर सिंह से बोला, तू यहाँ कैसे? तेरे को तो इस वक्त टेबल कुर्सी पर बैठकर आने जाने वाले माल को नोट करते होना चाहिए। वो काम अब मेरा चमचा कर रहा है। रघुवीर सिंह मुस्कुराया। इनसे मिल। कहने को तो यह मेरे रिश्तेदार है, परंतु असल में लेखक है, उपन्यास लिखते हैं। रोशन कुमार नाम है इनका। आजकल जो उपन्यास लिख रहे हैं वो जहाज की कहानी है, इसलिए जहाज को भीतर से देखना चाहते हैं। उपन्यास लिखते हैं? राजपाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान शांत भाव से मुस्कुराया। किस नाम से लिखते हैं? रोशन कुमार के नाम से। देवराज चौहान बोला। मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ। जहाजों पर अपने आदमियों को काम सौंपकर उसके बाद तो फुर्सत ही फुर्सत होती है, तब पढ़ता हूँ। लेकिन रोशन कुमार के नाम का उपन्यास तो मैंने आज तक नहीं सुना। रघुवीर सिंह ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। किस लेखक के उपन्यास पढ़ते हो? यूं तो बहुत लेखक है, लेकिन मेरा खास लेखक राम सिंह है। पीछे उसकी तस्वीर होती है। राजपाल बोला। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरे लिखे उपन्यास अच्छे लगते हैं। क्या मतलब? तुम तो रोशन लाल तो मैं हूँ, लेकिन राम सिंह भी हूँ। राम सिंह के सारे उपन्यास मैंने ही लिखे हैं, उनका लेखक मैं ही हूँ। उसके पीछे तस्वीर? राजपाल ने कहना चाहा। वो मेरे भाई राम सिंह की है। राम सिंह मेरा भाई है। उपन्यास के ऊपर नाम उसका होता है और पीछे तस्वीर उसकी होती है। असल लेखक मैं हूँ। वो तो कोलाबा के सुपर बाजार में नौकरी करता है। मैं समझा नहीं कि... दरअसल उसे तस्वीर छपवाने का बहुत शौक था और मैं मशहूर होने से घबराता था कि लोग फिर आराम से नहीं बैठने देंगे। ऐसे में मैंने अपने भाई के नाम से और उसकी तस्वीर के नाम से उपन्यास लिखने शुरू किए। अब हालत यह है कि कोलाबा सुपर बाजार में सामान लेने वाले कम और उसके ऑटोग्राफ लेने वाले ज़्यादा आते हैं। वो परेशान हुआ पड़ा है। किसी को कह भी नहीं सकता कि उपन्यास मैं नहीं, मेरा भाई लिखता है, और मैं निश्चिंत होकर कहीं भी आ जा सकता हूँ। उसे लेखक मानते हुए उसके घर मिलने के वास्ते जाने कितने लोग आते हैं। उसका सोना खाना पीना हराम हुआ पड़ा है। उसकी बीवी हमेशा उसे कहती रहती है कि आपने उपन्यास पर अपनी तस्वीर और नाम क्यों दिया? भाई साहब लेखक है तो उनकी ही तस्वीर नाम रहने दिया होता। राजपाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
ओह, समझ गया, तो यह बात है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं राम सिंह के उपन्यासों के असली लेखक से मिल रहा हूँ। उसने जबरदस्ती वाले ढंग से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। मैं कई बार सोचता था कि ऐसे बढ़िया उपन्यास लिखने वाला राम सिंह कैसा इंसान होगा, लेकिन आप तो हम जैसे ही हैं। कहने के साथ ही वो ठठाकर हंस पड़ा। रघुवीर सिंह मुस्कुराया। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान मौजूद थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। राजपाल अपनी हंसी रोकते हुए बोला, आप रोशन कुमार, आपका भाई राम सिंह? मेरा पूरा नाम रोशन कुमार सिंह है। ओह, समझा। आइए भीतर चलते हैं, चाय लेते हैं। देवराज चौहान और रघुवीर सिंह राजपाल के साथ चल पड़े। वो सब केबिन में पहुंचे। राजपाल 5 मिनट के लिए बाहर गया और चाय के लिए कह आया। उनके बीच यूं ही इधर उधर की बातें होती रही। देवराज चौहान सब्र के साथ काम ले रहा था। वह ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था कि राजपाल को किसी तरह का शक हो। उसने जहाज को भीतर से अच्छी तरह देखना था। धीरे धीरे बातों बातों में कई तरह की बातें पूछनी थी। यह सब काम धीमी गति वाले थे। पहले वह राजपाल के दिलो दिमाग में उठे उफान को ठंडा होने देना चाहता था, अपने फेवरेट लेखक से बातें करके। चाय और साथ में खाने पीने का सामान आ गया। अब बताओ, मेरे लायक सेवा, मेरे से जो हो सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। चाय के बाद राजपाल बोला, मैं इस वक्त जहाज से वास्ता रखती कहानी लिख रहा हूँ। पूरी कहानी जहाज पर है और मुझे जहाज के भीतरी माहौल के बारे में खास जानकारी नहीं है। इसलिए मैं जहाज को देखना चाहता हूँ कि भीतर क्या क्या होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जानकारी हो सके पा लेना चाहता हूँ। बस ये तो मामूली सी बात है, राजपाल ने कहा। मेरे लिए नहीं, देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी तो यहाँ आया हूँ। आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, और जब तुम्हारा जहाज वाला उपन्यास पढ़ूंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी जानकारी पर तुमने उपन्यास को पूरा किया। कहने के साथ ही राजपाल उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान और रघुवीर सिंह भी खड़े हो गए। उसके बाद राजपाल देवराज चौहान को जहाज का जर्रा जर्रा दिखाता रहा और जरूरत की हर बात समझाता रहा। इंजन रूम से लेकर सबसे ऊपरी डेक तक उसने देवराज चौहान को दिखाए। इस सारे काम में 3 घंटे ऊपर का वक्त लग गया था। देवराज चौहान को अभी तक जहाज में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि वो सोचने पर मजबूर हो कि महादेव क्या कहना चाहता था। जहाज की दूसरी मंजिल पर ऐसा कुछ अवश्य हुआ। दूसरी मंजिल दिखाते दिखाते राजपाल एक बंद दरवाजे के करीब जाकर ठिठका। दूसरी मंजिल पर इस दरवाजे के पास जाने की इजाजत किसी को नहीं है। वैसे भी यह दरवाजा लॉक है, राजपाल बोला। देवराज चौहान की निगाह दरवाजे पर जा टिकी। क्यों, इस दरवाजे के पार क्या है? खास कुछ नहीं, राजपाल मुस्कुराया। नीलगिरी शिपिंग कॉरपोरेशन के मालिक ब्रूटा साहब इस जहाज पर अक्सर सफर करते हैं। यह जहाज उन्हें जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है। शायद इसलिए कि उनकी शिपिंग कंपनी का पहला जहाज यही था। इसके बाद ही उन्होंने बाकी जहाज खरीदे। इस जहाज को ब्रूटा साहब लकी मानते हैं। दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा उन्होंने अपने लिए रिजर्व रखा हुआ है। इस तरफ कोई यात्री, कोई कर्मचारी नहीं जा सकता। सिर्फ उनके खास आदमी ही जाते हैं। वहाँ की सफाई भी उनके आदमी अपनी देख रेख में करवाते हैं। जब भी नीलगिरी, मतलब कि यह जहाज यात्रा पर रवाना होता है, तो ब्रूटा साहब अक्सर इसी जहाज पर यात्रा करते हैं। कभी नहीं भी करते, परंतु इस तरफ कोई आम आदमी नहीं जा सकता, ब्रूटा साहब भीतर हों या ना हो। जहाज की रवानगी के वक्त से ही यहाँ सख्त पहरा लग जाता है। देवराज चौहान को महसूस हुआ कि उसे मतलब की बात मालूम हो रही है। इतने बड़े जहाज के एक फ्लोर के आधे हिस्से को इस तरह हमेशा ही रिजर्व रखना उसकी समझ से बाहर था। यकीनन कोई बात होनी चाहिए। शिपिंग कंपनी का मालिक ब्रूटा पागल तो होगा नहीं। तुम कभी भीतर गए हो, इस दरवाजे के पार? देवराज ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, 2-3 बार ब्रूटा साहब के आदमियों के साथ ही गया था, राजपाल ने बताया। क्या है इस दरवाजे के पार? मतलब कि भीतर के रास्ते कैसे हैं? और सॉरी, राजपाल ने सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहा। ब्रूटा साहब की तरफ से सख्त हिदायत है कि जहाज के प्राइवेट हिस्से के बारे में किसी से कोई बात नहीं की जाए। और आप तो उपन्यासकार हैं, कहीं आपने उपन्यास में भीतर के रास्तों का जिक्र कर दिया तो मेरी खैर नहीं। यकीन रखिए
यह बात मैं उपन्यास के लिए नहीं, अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूँ। तो भी मैं माफ़ी चाहूँगा, ब्रूटस साहब की तरफ से इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए आप पर जोर नहीं डालूंगा। अब जहाज कब रवाना हो रहा है? 3 दिन बाद, सिंगापुर के लिए। इस बार तो ब्रूटा साहब भी जहाज पर यात्रा करेंगे। आओ, मैं तुम्हें जहाज की बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। उसके बाद तुम्हें जहाज के स्टाफ के बारे में बताऊंगा। उपन्यास लिखते समय शायद इन बातों की ज़रूरत पड़े। देवराज चौहान ने उस बंद दरवाजे को देखा, फिर राजपाल और रघुवीर के साथ चल पड़ा। उस बंद दरवाजे के पार दूसरी मंजिल के उस प्राइवेट हिस्से पर कुछ है, खास कुछ है। इसी वजह से उस तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। शिपिंग कंपनी का मालिक ब्रूटा वहाँ क्या करता है? क्या महादेव इसी सिलसिले के बारे में कुछ बताना चाहता था? जहाज नंबर 302 यानी कि नीलगिरी नामक जहाज का राजपाल ने जर्रा जर्रा दिखाया और फिर देवराज चौहान को उसी पहले वाली केबिन में ले गया। बोरियत महसूस कर रहा रघुवीर सिंह साथ ही रहा। 3.5 घंटों में राजपाल के हाव भाव में जरा भी थकान नहीं आई थी। केबिन में पहुंचकर उसने पुनः चाय और खाने का सामान मंगवाया और देवराज चौहान से बोला, रोशन कुमार जी, अगर आप जहाज के भीतर के सीन लिखेंगे उपन्यास में, तो कहीं भी जहाज कर्मचारियों के बारे में भी बताना पड़ सकता है। मेरे ख्याल में आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कर्मचारी जहाज पर क्या करता है और उसकी पोस्ट को क्या कहा जाता है, राजपाल ने कहा। देवराज चौहान बहुत ठंडे ठंडे काम ले रहा था। एकदम ये कहना कि वो चलता है राजपाल की निगाहों में शक पैदा कर सकता था। उसका काम हो चुका था, जहाज को देख चुका था और पूरे जहाज में उत्सुकता पैदा करने वाली कोई बात थी तो वो थी जहाज की दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा, जो कि हमेशा ही जहाज के मालिक ब्रूटा के अधिकार में रहता था, जिस तरफ अन्य किसी का जाना मना था। ब्रूटा जहाज में सफर कर रहा हो या ना हो, जहाज की रवानगी के वक्त वहां पहरा आरंभ हो जाता था कि कोई उस तरफ न जा सके। देवराज चौहान का मस्तिष्क तेजी से इसी तरफ चल रहा था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर राजपाल को देखा। हाँ, ये तो मालूम होना बहुत जरूरी है कि जहाज पर कौन कर्मचारी क्या करता है। तो सुनो, मैं बताता हूँ। चाय लो, ठंडी हो रही है, कहकर राजपाल ने घूंट भरा, फिर कह उठा। जहाज पर आमतौर पर मुख्य 3 विभाग होते हैं, डेक विभाग, इंजन विभाग और सर्विस विभाग। राजपाल ठिठका तो देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लापरवाह सा बैठा रघुवीर सिंह प्लेटें खाली करने में लगा था। डेक विभाग में जहाज के कप्तान, उप कप्तान, सहायक कप्तान, चालक, सेरंग, पतन मास्टर आते हैं। कप्तान को चीफ मेट या मास्टर भी कहते हैं। जहाज का सबसे बड़ा होने के नाते कप्तान का मुख्य कार्य जहाज, उसके सारे कर्मचारियों को, जहाज के माल की और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी इस पर होती है। जहाज के चालक दल और कर्मचारियों पर इसका पूरा नियंत्रण होता है। यह जहाज के कर्मचारियों में अनुशासन बरकरार रखते हुए सारे काम सफलता से निपटाता है। कहाँ किस तरह सफ़र करना है, खराब मौसम में या इमरजेंसी में क्या करना है, सब कप्तान के हवाले है। जहाज पर होने वाली हर बात का हिसाब, लेखा जोखा इसे रखना पड़ता है। अलग अलग देशों के बंदरगाह और कस्टम अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ते हैं, ताकि दूसरे देश भेजने वाले माल के लिए वे लोग उसका ही जहाज इस्तेमाल करें। इससे जहाज की आमदनी बढ़ती है। जहाज के मालिक और कर्मचारियों के बीच यह एक कड़ी का काम करता है। राजपाल के खामोश होते ही देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसके बाद फर्स्ट मेट या उप कप्तान जहाज का दूसरा मुख्य अधिकारी होता है। कप्तान की सहायता करने के साथ साथ इसका मुख्य कार्य डेक कर्मचारियों, माल लदान ढुलाई जैसे कामों और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। कौन से कर्मचारी ने क्या काम करना है, फर्स्ट मेट ही यह तय करता है। सामान कहाँ रखना है, कहाँ उतारना है, यह सब काम इसके जिम्मे ही होते हैं। इसके जिम्मे तो काफ़ी काम रहता है, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, उप कप्तान को बहुत कुछ संभालना होता है, लेकिन सबका काम ही कठिन होता है, राजपाल ने सोच भरे स्वर में कहा। उप कप्तान के बाद सहायक कप्तान जहाज के मुख्य कामकाज करता है। मुख्य रूप से रात का काम इसे संभालना पड़ता है। क्रोमोमीटर, गाइरो कंपस जैसे उपकरणों की देखभाल इसी के सिर होती है। कर्मचारियों के शिफ्ट ड्यूटी के मामले यही संभालता है। बंदरगाह के बाहर खड़े होने के लिए जब जहाज को लंगर डालना होता है
तो जगह का चुनाव और सारा काम इसी की देखरेख में होता है। बीमार कर्मचारियों के इलाज करने तक की जिम्मेवारी इस पर होती है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। सबका काम अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, पुर्जा छोटा हो या बड़ा, अपनी जगह वह महत्वपूर्ण ही होता है, राजपाल ने सयानेपन से कहा। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। फिर बारी आती है थर्ड मेट की। इसका काम सिग्नल उपकरणों, सुरक्षा से वास्ता रखती बातें और लाइफ बोट्स की देखभाल इसके ऊपर होती है। यह कप्तान के आदेशों को इंजन रूम तक भी पहुंचाता है और अपने सामने उनका पालन करवाता है। देवराज चौहान की निगाह राजपाल पर थी। रघुवीर सिंह प्लेटें खाली करने के बाद पुनः बोर होने लगा था। उसके बाद पायलट ऑफ शिप की बारी आती है। इसके ऊपर जिम्मेवारी होती है यह जानना कि जहाज के लायक कहाँ पानी है और वहाँ जहाज की गति कितनी होनी चाहिए। कई बार ऐसी जगहों पर से गुजरना पड़ता है जहाँ पानी कम गहरा होता है, तो जहाज की गति धीमी रखनी पड़ती है। कितनी धीमी रखनी है गति, इस बात को पायलट ऑफ शिप ही तय करता है। देवराज चौहान ने कश लिया। उसकी पूरी तवज्जो राजपाल पर थी। देवराज चौहान इस बात में हमेशा विश्वास रखता था कि कोई भी जानकारी बेकार नहीं होती, कभी न कभी काम आती है। इसके बाद पोस्ट आती है सेरंग की। सेरंग कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है, उन पर नजर रखता है और सुपरवाइजरी करता है ताकि सारा काम ठीक ठाक ढंग से चले। राजपाल बोल रहा था। जहाज पर इंजन विभाग होता है। इस विभाग पर जहाज के इंजन और उसके उपकरणों की पूरी जिम्मेवारी होती है। खराबी पैदा होते ही तुरंत उसे ठीक कर देते हैं। यह लोग मामूली मैकेनिक न होकर अधिकारी कहलाते हैं। जहाज में शिप इंजीनियर भी होता है। मुख्य अधिकारी होने के नाते इसे सभी इंजनों, बॉयलरों, इलेक्ट्रिकल, प्रशीतन, सैनिटरी उपकरणों, डेक मशीनरी और स्टीम कनेक्शनों के सही और सहज संचालन की जिम्मेवारी निभानी होती है। यह इंजन रूम का प्रभारी होता है। वहां होने वाली गड़बड़ की जवाबदेही इसे ही देनी पड़ती है। देवराज चौहान राजपाल को देख रहा था। वास्तव में, रघुवीर सिंह कह उठा, जहाज पर काम करने वालों को कठिन जीवन गुजारना पड़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है। इंजन रूम के सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालने की जिम्मेवारी इसी पर होती है। फिर रेडियो ऑफिसर होता है। यह मुख्य रूप से डेक पर काम करने वालों को कंट्रोल करता है। इसके लिए वायरलेस, कंप्यूटर और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन और कोड वर्ड के संदेशों में एक्सपर्ट होता है। जहाज पर सिकौनी होता है, जिसका अहम काम जहाज की गति दिशा पर कंट्रोल करना और सिग्नल सिस्टम की देखरेख करना होता है। बंदरगाह पर खड़े जहाज की सुरक्षा भी इसके ऊपर ही होती है। जहाज पर सेवा विभाग होता है। जहाज की मरम्मत करने के लिए उस पर काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, यात्रियों के लिए भोजन, रहने, जरूरत के हर सामान को मुहैया कराना इस विभाग का काम है। इसमें मुख्य स्टीवर्ड पूरे काम की देखभाल करता है और मुख्य रसोइया भोजन आदि का ध्यान रखता है। इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जहाज पर ड्रेस डाइवर होता है। इसे स्किन डाइवर भी कहते हैं। यह समंदर में उतरकर जहाज के पेंदे, पंखों, पाइप वगैरह की जांच करता है। हर तरह की फौज होती है जहाज पर। रघुवीर सिंह ने देवराज चौहान को देखकर कहा। हाँ, राजपाल ने सिर हिलाया। जहाज में लाइट कीपर होता है। जहाजों के मार्ग निर्देशन, सिग्नल लेने देने का महत्वपूर्ण काम उसका लाइट हाउस करता है। यह मौसम, तापमान, हवा का बहाव और समुद्री हरकतों के आंकड़ों का भी हिसाब रखता है ताकि रात में समुद्री तूफान में या फिर किस माहौल में जहाज को कैसे चलाया जाए, मुसीबत के वक्त मदद मांगने का काम भी यही करता है। सब किसी को अपना काम जिम्मेवारी से करना होता है, रघुवीर सिंह ने कहा। एक की भी लापरवाही सबकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। किसी का भी काम हल्का नहीं होता। देवराज चौहान ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। राजपाल कहे जा रहा था। एक जगह नॉटिकल सर्वेयर की होती है। इसका काम सागर के खास खास हिस्सों के नक्शे तैयार करना होता है ताकि बीच समंदर में जहाज कहीं भटक न जाए या फिर समुद्री पर्वत या चट्टान से टकरा न जाए। इस सब के अलावा हर विभाग में अलग अलग कई कर्मचारी और सफाई कर्मचारी होते हैं। मोटे तौर पर जहाज में होने वाले कर्मचारियों के बारे में जानकारी यही है। राजपाल ने अपनी बात समाप्त की। देवराज चौहान आभार भरे ढंग से मुस्कुराया। वास्तव में आपने अपना कीमती वक्त देकर बहुत काम की जानकारी दी।
मैं आपका शुक्रिया अदा। अजी क्या बात करते हैं रोशन कुमार जी। राजपाल बात काटकर हंसा। मैं आपके किसी काम आ सका, क्या यह कम है? आप तो उपन्यास लिखकर लोगों को मनोरंजन देते हैं, उसके मुकाबले तो मैं आपके काम कुछ भी नहीं आया। खैर, ये आपकी सोच है। देवराज चौहान मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर मिलूंगा आपसे। ज़रूर ज़रूर, मुझे खुशी होगी मिलकर। और बाजार में कुछ वक्त के बाद मैं आपका उपन्यास भी तलाश करूंगा जिसमें जहाज की कहानी होगी। राजपाल मुस्कुराकर खड़ा हुआ। मैं कॉपी भिजवा दूंगा। यह तो और भी खुशी की बात है, लेकिन आप लोग यहाँ से जाएंगे कैसे? वो गोपाल बोट वाले ने आना था 3 घंटे बाद। रघुवीर सिंह बोला। अब तो 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कहीं आने के बाद वो वापस ना चला गया हो तो बंदरगाह तक पहुंचाने का इंतजाम मैं करा दूंगा, राजपाल ने कहा। लेकिन गोपाल बोट के साथ वहीं सीढ़ी के पास मौजूद था। राजपाल से विदा लेकर दोनों बोट में बैठे तो बोट बंदरगाह की तरफ दौड़ पड़ी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। सूर्य सिर पर चढ़ा था। चारों तरफ शांत समंदर था। रघुवीर, देवराज चौहान बोला। हाँ, बाकी सब तो समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आई। देवराज चौहान ने उसे देखा। कौन सी बात? जहाज की दूसरी मंजिल के आधे हिस्से को जहाज के मालिक ब्रूटा साहब ने प्राइवेट क्यों बना रखा है? ऐसा प्राइवेट कि उधर कोई ना जाए, वहां की पहरेदारी रखी जाती है। तेरे को इससे क्या, वो जहाज के मालिक हैं, जो भी करें। मेरा मतलब था कि अगर मालूम हो जाए कि वहां ब्रूटा साहब क्या करते हैं तो हो सकता है इससे मेरे उपन्यास की कहानी को दम मिले और हिट जाए। ज़्यादा हिट कहानी भी ठीक नहीं होती। रघुवीर सिंह ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा काम हो गया, काम खत्म। अब मैं भी छुट्टी लेकर चलूंगा। बीवी के लिए साड़ी वगैरह भी खरीदनी है, रोज चिड़चिड़ करती रहती है। आज तो साड़ी देखकर अपने सड़े दांत फाड़ ही देगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।